चलो पे करते हैं। इतनी शक्ति हमें दे ना दाता। हेडिंग लिखेंगे एक, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग magnetic field of a current carrying long solid cylinder. लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर। अब देखिए, एक लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर की बात करें, लॉन्ग यानी कि इनफाइनाइट। आपको पता है इनफाइनाइट वायर हम किसे कहते थे, वैसे ही हम बात करेंगे इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर की। ये लॉन्ग सिलेंडर एक ऐसा सिलेंडर है जिसकी लेंथ के रेस्पेक्ट में वो डिस्टेंस जहां हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं वो क्या है, नेग्लिजिबल। एंड ऑब्वियसली अगर डिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो इसका खुद का रेडियस भी इसकी लेंथ के रेस्पेक्ट में क्या होगा, नेग्लिजिबल। इसको मैंने लॉन्ग या इनफाइनाइट सिलेंडर कहा है। दो तरह के सिलेंडर हम पढ़ेंगे, एक होगा सॉलिड, एक होगा हॉलो। इफ ऐसे करंट इज फ्लोइंग इन अ पाइप, हॉलो। करंट इज फ्लोइंग इन अ रॉड, सॉलिड। ये है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, यूनिफॉर्मली यहां से करंट जा रहा है आई। वही जैसे हम ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और यहाँ करते आए वैसे यहाँ करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर फील्ड निकालेंगे। फील्ड कहाँ का निकाल सकते हैं, कभी अंदर, कभी बाहर, कभी सरफेस पर। ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि एक ऐसा पॉइंट है जिसका सेंटर से एक्सिस से डिस्टेंस है आर, एंड आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये पॉइंट कहाँ आ गया, आउटसाइड आ गया पॉइंट। क्या मैं इस पॉइंट को यहां मान सकता हूं? एसीएल का पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ अ कर्व। मैंने इसको लेते हुए कर्व बना लिया और इसके एक एलिमेंट को क्या लिख दिया, डीएल। ये मेरा केस नंबर 1 है। आप बताएं, मैंने इसको मान लिया सिलेंडर, क्या पॉइंट यहां मान सकते हैं? इसको लेते हुए सर्कल बना लें, और इस सर्कल में से कितना करंट पास हो रहा है, आई। इक्वेशन बनेगा बी डॉट डीएल, फिर बी डी एल कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा की वैल्यू 1, तो यहां से सीधे लिख रहा हूं बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट
आई, बी की जगह बी, डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। क्या ये आंसर एग्जैक्टली वही आ रहा है जो एक लॉन्ग वायर का आता है? आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए? हर वायर एक सिलेंडर होता है, हर सिलेंडर को एक वायर माना जा सकता है। पिछले वाला लेक्चर याद करें, पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था ये वायर है, और आज के लेक्चर में मैं कह रहा हूं ये क्या है? सिलेंडर। एक ही बात है। नॉर्मली जब हम एक थिन वायर मानते हैं, थिन, तो उसके अंदर की बात नहीं करते, और वही अगर थिक वायर हो जाएगा वो सिलेंडर हो जाएगा। चाहे आप गॉस थ्योरम देख लें, चाहे यहां पर वास्तविकता में बाहर वाले केस अलग बनते ही नहीं है। बाहर वाले केस सबके एक जैसे होते हैं, जो भी चीजें दिखने में एक जैसी है बाहर से, उन सबका आंसर सेम आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, हल्का सा हिंट। अगर मान लीजिए आपसे कोई कहता है एक पॉइंट चार्ज है, या एक नॉन कंडक्टिंग पूरा का पूरा स्फीयर है, या कंडक्टिंग स्फीयर है, इन सब पर चार्ज क्यू है, तो आपको पता है बाहर सबका आंसर सेम आता है। क्या आता था? K⁴/r²। डिफरेंस सिर्फ कहां होता है? अंदर। बाहर से दिखने में सब एक जैसे होते हैं, होते नहीं होते हैं? अंतर कहां होता है? अंदर। यहां भी ऐसा है। सही मायने में चाहे एसीएल हो चाहे गॉस थ्योरम, इनका मेन काम जब फील्ड निकालने की बात आती है तो इनसाइड वाले केस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, या इंपॉर्टेंट का मतलब अलग नजर आते हैं, बाकी सब सेम होते हैं। ऐसे यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखें इस तरह से, या एक सिलेंडर देखें, ये दोनों बाहर से दिखने में सिलेंडर है, बाहर निकालोगे तो सबका 2K λ/r आता है। इस साल पढ़ोगे आप, चिंता मत करो। यहां आ जाते हैं वापस हमारे इस टॉपिक पर। यहां पर आप एक बात सुन लें, जब भी बात होगी आउटसाइड द वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता ये सॉलिड है या हॉलो है, या थिन है या थिक है, आंसर हमेशा आएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। क्योंकि ये हॉलो होता तब भी ऐसे सर्कल बनता और आंसर आता। यानी कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये एक सिलेंडर है जिसका रेडियस आर है, एक्सिस से 2r डिस्टेंस पर फील्ड बताओ, एक्सिस से 2r डिस्टेंस पर फील्ड बताओ, ये पॉइंट इनसाइड हुआ या आउटसाइड? तो आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है कि सर ये सॉलिड है या हॉलो है, आप सीधे आंसर उठाकर लिखेंगे म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। हमारा अगला टॉपिक होगा हॉलो, मैं ये आंसर डायरेक्ट लिख दूंगा। लेकिन मैंने कहा इसके अंदर फील्ड बताओ, तब आप जरूर पूछेंगे कि सर ये सॉलिड है या हॉलो। तो डिफरेंस सिर्फ कहाँ आएगा? इनसाइड वाले केस। अच्छा, एक और केस मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, डायरेक्ट आप आंसर बताएंगे। स्मॉल r इज इक्वल टू आर, ये कहां आ गए हम? सरफेस पर आ गए क्या? और सरफेस पर इसका मतलब सीधे आंसर लिख सकते हो क्या? यही आएगा। क्या आएगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। यही तो है। ये दिखने में दो है, दुनिया के लिए दो है, लेकिन आपके और मेरे लिए सिर्फ एक ही केस है। आउटसाइड और सरफेस एक ही मानकर चल रहे हैं। ठीक है, ये सेम केस रिपीट होंगे जब हॉलो पढ़ाऊंगा। थर्ड, ये है थोड़ा सा डिस्कशन के लायक। इफ आर इज लेस देन कैपिटल आर, ये पॉइंट कहां आ गया भाई? इनसाइड। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या मैं पॉइंट यहां मान सकता हूं? यस। फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ अ कर्व। इसके एक एलिमेंट को क्या लिख दूं? डीएल। ये है मेरा पॉइंट नंबर 3, केस 3। अब सेकंड स्टेप क्या होता है? करंट लिखो। अब मैं देखिए जब करंट लिखने जाऊंगा मैं लिखता हूं बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट। आपको पता आई नहीं लिखूंगा, आई डैश लिखूंगा। क्या मेरी कहानी समझ में आ रही है? क्या आपको टोटल करंट की रिक्वायरमेंट है क्या? नो। आपको सिर्फ क्या इसके अंदर से जाने वाला करंट चाहिए क्या? यस। अब जरा सुने, अब आती है सारी बात काम की। टॉपिक को टॉपिक की तरह से पढ़ोगे, एक बोझ मानकर नहीं पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? सुन लेना, इस पूरे बोर्ड पर एक ही स्टेप काम का है, और वो सिर्फ है आई फाइंड करना, और कुछ भी नहीं है। इस लेवल के क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं नीट में, आप ये मान लें आपके लिए एक ही स्टेप काम का है, और सिर्फ क्या फाइंड करना? करंट। और वो बहुत आसान है। इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू कैसा दिखेगा बताना? क्या इस सिलेंडर को सामने से देखूंगा सर्कल नजर आएगा? यूनिटरी मेथड सबको आता है। इसका रेडियस क्या है? लेकिन ये जो पॉइंट है, क्या इसके अंदर एक और छोटा सर्कल बनेगा इससे? लेकिन अच्छा बताओ, इसका पूरा एरिया कितना है? πr²। इससे कितना करंट आ रहा है? आई। यूनिट एरिया से क्या आएगा? I/πr²। क्या वास्तव में देखा जाए तो करंट डेंसिटी जे है क्या? करंट डेंसिटी का मतलब होता है करंट पर यूनिट एरिया। अच्छा, मैं जिस पॉइंट को ढूंढ रहा हूं,
क्या वो कहीं यहां था क्या? इसको लेते एक सर्कल बना लिया, इसके एक एलिमेंट को डीएल लिख दिया। आप मुझे बताओ, मुझे कौन सा करंट चाहिए? क्या इस शेडेड एरिया का करंट ही चाहिए? यस, ये एरिया बोलना क्या है? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इससे कितना करंट? आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्या ये जे है क्या? यानी कि यूनिट एरिया का करंट इंटू एरिया। बोलो क्या दिक्कत है? इसके अलावा कुछ भी नहीं है, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं आपको। ध्यान से सुनना। क्या ये लॉन्ग वायर का आंसर है? यस। क्या ये लॉन्ग वायर का आंसर है? यस। यहां पर सिर्फ आई डैश निकालना है। ये किसकी वैल्यू आ गई? आई डैश। क्या आई डैश की वैल्यू? आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। इस वैल्यू को यहां डाल देना, लिख लो जिसको समझ में आ गया है। डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर, आई डैश की वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा, लिख लो। लास्ट लेक्चर में मैंने 2 नोट्स लिखवाए थे। एट ईच पॉइंट ऑफ कर्व एंगल शुड बी 0, 180 और 90। और ये भी कहा था एट ईच पॉइंट ऑफ कर्व मैग्नीट्यूड शुड बी सेम और कांस्टेंट और 0, ताकि आराम से इंटीग्रेशन हो जाए। हम ऐसा बनाएंगे। स्क्वायर बनाते तो क्या सॉल्व हो जाता कि नहीं होता? मुश्किल हो जाती। ठीक है, अच्छा सुनेंगे आप यहां से। देखिए मैंने लिखा बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश। आई डैश की वैल्यू रखी, आंसर आ जाएगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? जे। क्या लिख सकता हूं? जे। जे इज व्हाट? करंट डेंसिटी। ये आ जाएगा आंसर। अब क्या होता है, कई बार क्वेश्चन करंट डेंसिटी के टर्म में लिखा होता है, कई बार सीधे करंट के फॉर्म में लिखा होता है। जो अच्छा लगे वैसे कर लें। और देखिए ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ना बच्चों, करंट डेंसिटी तो है,
और यही स्टेप है, यही एकमात्र स्टेप है समझने लायक। पिछले 4-5 साल की अगर बात करूं तो 2 बार ये क्वेश्चन आ गया, 2 बार। और क्या क्वेश्चन? सेम। आपसे एक आपको एक सिलेंडर दिया गया, एक पॉइंट तो दिया गया बाहर, एक पॉइंट दिया गया अंदर, और फिर पूछा इस जगह रेशियो बताओ, या बाहर इतनी फील्ड है तो अंदर क्या होगा। अच्छा बताओ, अगर इस सिलेंडर का रेडियस आर है, क्या है? आर, तो 2r डिस्टेंस पर फील्ड क्या होगा? 2r डिस्टेंस बाहर होगा, वो ये होगा। अब किसी ने कहा r/2 डिस्टेंस एक्सिस से, तो ये अंदर होगा। क्या फॉर्मूला ये काम करेगा? नहीं। ये फॉर्मूला सिर्फ कहां काम आएगा? आउटसाइड। ये फॉर्मूला कहां काम आएगा? इनसाइड। अब क्या हुआ, कई स्टूडेंट भूल गए, बल्कि मैक्सिमम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? कारण है इसका मेरे पास। क्योंकि क्या होता है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे करने को, मुश्किल से 5-10 क्वेश्चन मिलेंगे पूरे मॉड्यूल में इससे करने को। तो अक्सर ऐसे क्वेश्चंस बनते नहीं है, याद नहीं रह पाता फॉर्मूला, लेकिन स्टूडेंट्स को सही करके आए थे क्योंकि उनको पता था यहां सिर्फ एक ही स्टेप है, आई फाइंड करना। सर याद तो नहीं था फॉर्मूला, लेकिन हमने कर दिया। क्यों? क्योंकि आई डैश ही तो निकालना था। जरा देखना, BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश। भूल जाओ सब कुछ, मान लो कुछ नहीं है इस बोर्ड पर, सिर्फ आई डैश निकालना है। यूनिटरी मेथड तो किसी बच्चे को भी आता है। अच्छा, ये डायग्राम समझाऊंगे आपको मैं? बोलो। ये बॉटल लेकर समझाऊंगे क्या? समझ में आ रहा होगा ना? तो सिंपल है, अगर सामने से कोई तो पाई आर स्क्वायर देखो। मान लो सब भूल गए, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, बस आपको ये याद आना चाहिए, ये तो रहता ही है। पाई आर स्क्वायर से कितना करंट? आई। तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर से कितना? आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। खत्म। या इसको आप जे भी लिख सकते हैं, करंट डेंसिटी। इतना कम टाइम लगता है। स्मॉल आर मेंशन करो, स्मॉल आर मेंशन करो। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। कैपिटल आर मेंशन करो, कैपिटल आर मेंशन करो, वो तो पता ही है। रेडियस ऑफ जे लिखो, करंट डेंसिटी, और यहां पर ग्राफ बनाओ। डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, आप करो। आप सब जानते हैं इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अच्छा, एक बात आप सब जानते हैं, क्या मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला बन रहा है, क्या वो इनसाइड और आउटसाइड सेम बन रहा है क्या? नहीं। अंदर अलग है, बाहर अलग है। अगर अंदर और बाहर फॉर्मूला एक जैसा होता तो एक स्मूथ ग्राफ बनता, जिसमें कहीं तरह की बीच में किस तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा होता। लेकिन मैं जानता हूं आउटसाइड अलग फॉर्मूला काम करता है, इनसाइड अलग फॉर्मूला काम करता है। ये कहां काम करेगा? आउटसाइड। आई कैन सी बी आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि आर बढ़ने के साथ बी कम होगा। लेकिन यहां मैं देखता हूं बी इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये है लीनियर रिलेशन, स्ट्रेट लाइन बनेगी, और वहां रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। समझ में आ रहा है ना? तो और मैं ये डायग्राम हटा रहा हूं, हटा दूं कैसे? ग्राफ बना रहे हैं, वैसे मैं भी जानता हूं कि मैक्सिमम लोगों ने सही बना लिया होगा। वैसे मैक्सिमम कहां पर आ रही है वैल्यू? सरफेस पर। वेरी गुड, जरा देख लो, ये है बी। अच्छा बताओ, एक्सिस पर फील्ड, जैसे जैसे एक्सिस को छोड़कर आगे चलते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे, क्या ये वाला फॉर्मूला बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा? किस तरह से? स्ट्रेट लाइन के हिसाब से चलेगा। आप कहोगे कि सर देखिए, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, बी इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जैसे ही आप इस लेवल को क्रॉस करके बाहर निकल जाएंगे, फॉर्मूला ये काम आने लगेगा। यहां पर बी क्या निकालोगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये रेक्टेंगल और हाइपरबोला। मैक्सिमम कहां मानू? लिखो, मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम magnetic field will be maximum
on the surface of cylinder, magnetic field will be maximum on the surface of cylinder. और यहां देखें आप, अच्छा ग्राफ तो बन गया ना, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे आप, मैग्नेटिक फील्ड magnetic field of a current carrying long hollow cylinder. Magnetic field of a current carrying long hollow cylinder. ये है एक हॉलो सिलेंडर जिसका इनर रेडियस ए है, जिसका आउटर रेडियस क्या है बी, और इस सिलेंडर में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है भाई, आई। आई थिंक एंड आई होप ये हॉलो डायग्राम देखकर आपको समझ में आ गया किस प्रकार का है। क्या मैं कह सकता हूं ये एक ऐसा पाइप है जिसकी दीवार कुछ मोटी है, मान सकते हैं ना? सोने वालों जरा थोड़ा ध्यान दे लो यार, थोड़ा सा कम खाना खा के आया करो, थोड़ा सा। क्या हुआ? नहीं खाओ भाई खाओ, लेकिन थोड़ा सा कम। मैं किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को नहीं कह रहा हूं कि भाई तू सो रहा है और मैं नहीं सो रहा हूं। अच्छा सुने, आवाज नहीं आवाज नहीं आवाज नहीं। ये सिलेंडर है, अच्छा मैं ऐसे एक ऐसा मान लू कांच का गिलास जैसा होता है। कांच का गिलास जो होता है उसकी दीवार कुछ मोटी होती है। अब ये मत कहना कांच गिलास नहीं देखा है मैंने। अगर मैं इसको सामने से देखूं तो मुझे ऐसा नजर आएगा, सेंटर से अंदर तक ए, सेंटर से लेकर बाहर तक बी, और ये वाला पार्ट हॉलो। मेरे हिसाब से इसमें जो करंट फ्लो होगा वो सारा का सारा करंट यहां से फ्लो होगा, यहीं से तो होगा। ये तो हॉलो हिस्सा है। क्या इस बाउंड्री वॉल से फ्लो होगा? यस। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप वगैरह, सॉरी फर्स्ट पॉइंट, इफ आर इज ग्रेटर देन बी, डायरेक्ट आंसर बताओ, जल्दी बोलो यार। गुड, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, पहले से बता था। सेकेंड, स्मॉल आर इज इक्वल टू बी, आंसर म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल आर, और कैपिटल आर की जगह बी। क्या ये दोनों केस सीधे इंपोर्ट कर लिए अपने पिछले वाले केस से? बिल्कुल। अब बचा तीसरा केस, ये भी सिंपल है, आर इज लेस देन और इक्वल टू ए। लेस देन और इक्वल टू ए पॉइंट कहां है? क्या यहां हो सकता है? यहां हो सकता है, वेरी गुड। यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा अंदर, यहां तक इनर सरफेस तक, कहीं भी हो। आप इसको लेते हुए एक सर्कल बना लें, इसके एक एलिमेंट को क्या लिखो, डीएल। कितना करंट जा रहा है, आई एन क्लोज कितना है इसमें से, बोलो, इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से बी भी क्या आ जाएगा, जीरो। वैसे आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, इस तरफ और इस तरफ वाले फील्ड कैंसिल हो जाते हैं और अंदर क्या मिलेगा आपको, जीरो, इसके कारण इसके कारण बनने वाला। ठीक है क्या? ये लॉन्ग सिलेंडर है जिसकी रेडियस नेग्लिजिबल होती है, किसके रेस्पेक्ट में, लेंथ के रेस्पेक्ट में। इनसाइड जीरो, आउटसाइड म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। एक ही केस डिस्कस करने के लिए इंपॉर्टेंट था और वही बचा है, कौन सा? when what? R is greater than A but less than B. So point is somewhere between A and B. क्या मैं उस पॉइंट को यहां मान लू क्या? इसका डिस्टेंस कितना माना हमने, R। फर्स्ट स्टेप, सर्कल बनाओ, इसके एक एलिमेंट को क्या लिखो, DL। ये मेरा केस नंबर 4। कर लोगे? कितने लोगों को लगता है हो जाएगा ये? इनको लगता है हो जाएगा, वो सॉल्व करना शुरू करो। इसको लगता है समझना है, देखिए बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, आई लिखें आई डैश, वेरी गुड, चलो मेरी हेल्प भी कर दो, कम आता है मुझे थोड़ा सा। आई डैश, अब क्या करें, आई डैश निकालें। अच्छा मैं इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाना चाहता हूं, बनाऊं? देखें ये आएगा, ये ए, सॉरी इनर वाला ए है ना, ए और ये बी। अच्छा जो सारा करंट है वो यहां से फ्लो हो रहा है ना,
यहीं से तो हो रहा है, यहीं से तो होगा। वेरी गुड। क्या इस वाले हिस्से से होगा? ये दो सर्कल के बीच वाला एरिया निकालने का तरीका, बड़े में से मैं छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या होगा? पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर से कितना करंट? आई। यूनिट एरिया से। अच्छा, आपको पता है ये जे बन गया, जे फॉर करंट डेंसिटी। अच्छा, जिस पॉइंट को हम ढूंढ रहे हैं, क्या वो पॉइंट यहां है क्या? बोलिए। इसको लेते एक सर्कल बना ले, इसके एक एलिमेंट को क्या लिखूंगा मैं? डीएल। क्या मुझे ये वाला शेडेड एरिया चाहिए क्या? अच्छा बताओ, ये एरिया कितना है? जल्दी यार। अरे बाहर वो बड़े, इसका रेडियस आर है ना। दो सर्कल, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई ए, इससे करंट आएगा आई अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यानी कि मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? आई डैश की। पूरे बोर्ड पर इन तीनों स्टेप के अलावा कोई स्टेप नहीं है। और आप जानते हैं भाई, कोई भी दो सर्कल्स हैं, प्लीज इधर देखना, ये दो सर्कल्स हैं, इनके बीच वाला एरिया निकालने का तरीका क्या है? अगर ये R1 है, ये R2, तो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1। ये इन दोनों के बीच का एरिया निकालने का तरीका, बाहर बड़ा वाला रेडियस R, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। आई डैश की वैल्यू आ गई, कर लो। यहां रख देना, डीएल को 2 पाई रख देना, आंसर आ जाएगा, कर लो। एक ही स्टेप में लिख देंगे इसको, चलो यार, हो जाना चाहिए वैसे एक ही स्टेप में। क्या है? हो गया? अब सुने, फिर से मैं आपसे कह दूं, आप इसे एक टॉपिक के बजाय अगर एक क्वेश्चन मानेंगे ना तो फायदे में रहेंगे। जैसे मेरी बात बता रहा हूं, मुझे कभी याद नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? मैंने कभी याद रखने की इसको कोशिश नहीं की। मुझे पता है कि 100 में से कोई एक बार ऐसा क्वेश्चन बनेगा, तो मैं उसको सिर्फ करंट निकालना आना चाहिए, सब आंसर आ जाएगा। तो ये है बात। ये जो आज हम लोगों ने सॉल्व किया है, देखिए, क्या ये वाले केस तो हर तरह के वायर के लिए सेम आएंगे? अब ये जो हम लोगों ने सॉल्व किया है ना भाई, ये हॉलो सिलेंडर का भी एक स्पेशल केस है, जो अक्सर तो नहीं पूछा जाता। 10 में से 2 बार ही ये पूछा जाएगा, अगर 10 बार हॉलो सिलेंडर आया तो।
10 में 2 या 3 बार ये पूछा जा सकता है। अदरवाइज हॉलो सिलेंडर का वो क्वेश्चन बनता है जिसमें इनर रेडियस और आउटर रेडियस नियरली इक्वल होते हैं, यानी कि इसकी दीवार वॉल बहुत थिन होती है, जैसे स्टील का ग्लास है ये। आप सोचें अगर इसकी इनर और आउटर वॉल रेडियस नियरली इक्वल हो जाए तो इनमें से चौथा वाला केस तो बनेगा ही नहीं फिर तो। बोलो। नहीं बनेगा। बोलो। कैसे करोगे? सिर्फ दो ही केस होंगे, या तो इनसाइड या आउटसाइड। अगर मैंने आपसे कहा करंट इज फ्लोइंग इन करंट इज फ्लोइंग इन अ पाइप ऑफ रेडियस आर, देन आर इज व्हाट, इनर और आउटर बोथ, जब तक ए और बी को अलग अलग नहीं बताया जाए तो। समझ में आ गई बात? हालांकि हम भी जानते हैं और ए और बी इक्वल नहीं हो सकते, नियरली इक्वल ही हो सकते हैं। लिखो नेक्स्ट केस, if inner radius is nearly equal to if inner radius is nearly equal to outer radius, if inner radius is nearly equal to outer radius, ब्रैकेट में लिखो thin wall cylinder, thin wall cylinder। ये थिन वॉल सिलेंडर है, हॉलो है ना ये। इनसाइड बताओ फील्ड, जीरो। आउटसाइड, इस वॉल के बीच में जगह ही नहीं है, कहां जाएंगे? क्योंकि ए और बी तो क्या हो गए, इक्वल। पहला केस बनेगा इनसाइड, तो मैंने लिखा फर्स्ट बी इनसाइड इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड बी आउटसाइड, बोलो, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। इसका ग्राफ अगर मुझे बनाना हो तो मैं ये कहूंगा बी ए आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू आर तक तो क्या हो गया, सरफेस। बी इनसाइड क्या हो गया, जीरो। और आउटसाइड क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्या इससे मिलते जुलते ग्राफ चलो करो इसको। इलेक्ट्रो में करते हैं ना हम, कौन से चार्ज्ड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, जीरो। आता नहीं आता है? अगर चार्ज सिलेंडर सॉल्व करो तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा, और चार्ज स्फीयर करो तो कैसा बनेगा, अंदर जीरो बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर। नेक्स्ट, हो गया। अब एक असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूं और वो ऑप्शनल है, आपकी इच्छा है तो आप करेंगे। दो दूंगा बल्कि आज ऑप्शनल चीजें आपको। एक तो जो पिछले वाला केस था, व्हेन आर इज नॉट इक्वल टू, सॉरी ए इज नॉट इक्वल टू बी, वो वाला केस, उसके लिए आप ग्राफ खुद अपने लेवल पर ट्राई करेंगे। ठीक है? मुझे बिना चेक करे आपकी फेयर नोटबुक में वो ग्राफ मत बना लेना। समझ में आ गई बात? पता लगा वो गलत है और आपने उसको फेयर में लिख रखा है, अंत में लगेगा कि मैंने गलत लिखवा रखा है। ध्यान रखें। चेक करवा देना, आपको लगता है तो बाहर सफिशिएंट टाइम मिलता है, हम बातचीत कर सकते हैं थोड़ी बहुत, ज्यादा भी नहीं तो। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। बिगनर बॉक्स 3 निकालें, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सॉल्व करो और टाइम भी नोट करो कितने समय में कर पा रहे हो। 2। और देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, मैंने आपसे कहा ना भी पिछले 5 सालों में 2 बार ही क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है यही आया 2 बार, और ये कब से हमारे मॉड्यूल में ही है।
और सेकंड वाला करो। ये बिगनर बॉक्स वन थीन का क्वेश्चन नंबर 1 तो आया हुआ है, ये आया हुआ है 2 बार, आपको 2 करना है। 3 का बिगनर बॉक्स 3 का क्वेश्चन नंबर 2। वेरी गुड, चेक करो, वापस चेक करो इसको। यस, चेक करो, ये भी चेक करो टाइम कितना लग रहा है सॉल्व करके। कितने लोगों का आंसर आ चुका है? 20/3, 10/3। क्या है ना ऑप्शन? कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो तुम? दूसरा करना है बेटा, सेकंड कर रहा है। सेकंड ही तो बोला मैंने। एक्सरसाइज 3 का बिगनर बॉक्स 3 का क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा इधर देखिए, वैसे इस क्वेश्चन में आप देखिए, ये है एक सिलेंडर। जिन लोगों ने सिली मिस्टेक की अभी याद आ जाएगा उनको। इसका रेडियस आर है। पहला एक पॉइंट है जो 2r डिस्टेंस पर एक्सिस से, वो इनसाइड हुआ या आउटसाइड? आउटसाइड। तो पहले वाले पॉइंट के लिए स्मॉल r की वैल्यू क्या हो गई? 2r, और ये क्या हो गया? आउटसाइड। आउटसाइड का फॉर्मूला बताना। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। आर की जगह क्या रखोगे? 2r। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 5 माइक्रो टेस्ला। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा पॉइंट, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, क्या लिखा उसमें? r/3 डिस्टेंस इनसाइड फ्रॉम सरफेस। अरे भैया सरफेस से r/3 है, तो एक्सिस से कितना होगा? 2r/3। यानी कि सेकंड वाले के लिए स्मॉल r होगा r माइनस r/3, यानी कि 2r/3। यही बस समझाने वाली बात है इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा बताओ, इसका 5 सेंटीमीटर इस सिलेंडर का रेडियस है। कितना है? 5। अगर मैं सरफेस से 1 सेंटीमीटर इनसाइड कह रहा हूं, तो एक्सिस से कितना हुआ? 4। वही तो है ना, ये करना है। तो बस, अच्छा इनसाइड का फॉर्मूला बताना जल्दी। म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई r²। क्या इनसाइड का फॉर्मूला एक b इज इक्वल टू म्यू नॉट JR/2 भी है क्या? बोलो। और एक और बात, नहीं भी याद है, अच्छा चलो एक काम करते हैं, मान लो भूल गए, तो हमने क्या किया? BDL इज इक्वल टू क्या लिखा? म्यू नॉट आई डैश। पाई r² से कितना करंट? आई। तो पाई स्मॉल r² से आई अपॉन, ये आ गया। इसकी वैल्यू को यहां रखा, डीएल की जगह 2 पाई रखा। 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर फॉर्मूला तैयार, आंसर आ गया। ACL इज नॉट अबाउट मेकिंग फॉर्मूला,
एसीएल में ऐसा नहीं फॉर्मूला बना रहे हो आप, एसीएल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होता है। समझ में आ गई बात? ये ठीक है, हमने याद रखना शुरू कर दिया कि इनसाइड आउटसाइड ऐसा होता है, याद है तो अच्छी बात है, वरना आपको ये तरीका आना चाहिए। नेक्स्ट एक और मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, ये भी ऑप्शनल है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते नहीं है वैसे, फिर भी आप ट्राई करें, मुझसे पूछ भी सकते हैं। और वो क्वेश्चन क्या है जरा सुनना। ये है सिलेंडर, सॉलिड, और इस सॉलिड सिलेंडर का रेडियस क्या है? ए। अच्छा बताओ, करंट इसमें टोटल कितना फ्लो रहा है? आई। बताओ अंदर फील्ड क्या होगा? ये होगा। एक्सिस पर क्या होगा? जीरो। बाहर क्या होगा? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, सबको पता है। इस बार मैंने क्या किया, इसमें एक कैविटी बना दी थ्रू आउट इट्स लेंथ। समझ में आ रहा है? जितना लंबा है सिलेंडर है उतनी लंबी है कैविटी है, सिलेंड्रिकल कैविटी। और इस एक्सिस से इस एक्सिस के बीच का डिस्टेंस बी, और इसका खुद का रेडियस सी। हमें इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। क्या क्वेश्चन समझ में आया? We have a solid cylinder having a cylindrical cavity. ये वही वाला केस है when R is not equal, A is not equal to B, लेकिन उसमें क्या था? बीच में थी कैविटी, इसमें साइड में है। अगर इसका क्रॉस सेक्शन भी पूछे तो कैसा दिखेगा बताना? ये दिखेगा, ये और ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस B, और ये C। हमें इस पॉइंट पर फील्ड चाहिए, ठीक है? Find magnetic field on the axis of cylindrical cavity. क्लास में टाइम मिला तो ही सॉल्व करूंगा, बाकी आपको खुद को ट्राई करना है। वैसे क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। हिंट दे देता हूं मैं इसका। अच्छा ये भरा हुआ होता है यहां से, तब तो कर लेते सॉल्व। भरा हुआ होता तो आंसर क्या होता? म्यू नॉट जे आर बाय 2 होता। तो पहले तो उसको भर दो, फिल कर दो, और फिर इसके खुद के कारण खुद के सेंटर पर क्या है? जीरो। जीरो सब्ट्रैक्ट कर दो। अच्छा बताओ, एक कैविटी खुद के कारण खुद के एक्सिस पर तो जीरो आता ना? याद है स्पेशल केस, जरूरत पड़ने पर कुछ जोड़ दो बाद में हटा दो। इसमें तो हटाना क्या पड़ेगा? जीरो। बहुत आसान है, बहुत हिंट दे दिया मैंने इसका आपको। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे सोलेनॉइड। वैसे ऐसे क्वेश्चंस कम ही बनते हैं। सोलेनॉइड, सोलेनॉइड। देखिए सोलेनॉइड के बारे में अगर हम बात करें ना, तो सोलेनॉइड की सबसे कॉमन या चलती फिरती जो इक्वेशन आपको सुनने को मिलेगी आपस में बातचीत करते वक्त, हम ये कहते थे अक्सर कि एक सिलेंड्रिकल फ्रेम लें, इस पर वायर लपेटते चले जाएं, क्या बन जाएगा? सोलेनॉइड। अक्सर ऐसा कहने सुनने को मिलता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है। विदाउट एनी फ्रेम, विदाउट एनी मीडियम, मैंने कंडक्टिंग वायर लिया और हवा में ही उसको मैंने इस तरह का शेप देना शुरू कर दिया, ये क्या बन गया? सोलेनॉइड। यानी कि मेरे पास
ये है वायर, इसको मैंने इस तरह से शेप देना शुरू कर दिया, ये क्या बन जाएगा, सोलोनॉइड, दैट्स ऑल। यानी कि इसके अंदर मैंने मीडियम क्या मान लिया, वैक्यूम या फ्री स्पेस। ठीक है, एक बात और, जैसा ये दिख रहा है एग्जैक्टली ये वैसा होता नहीं है, इसके अलावा सब हटा दो, मतलब ये हटा था, जैसा ये दिख रहा है एग्जैक्टली वैसा ये होता नहीं है। इधर देख ले भाई, इसमें क्या देखना है, ठीक है। यहां पर इसके दो टर्न्स के बीच में मुझे गैप नजर आ रहा है, वास्तव में कोई गैप नहीं होता, ये टाइटली बाउंडेड होता है। जैसे मान लीजिए मेरी चार फिंगर्स इस सोलोनाइट की चार टर्न्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये ऐसे नजर नहीं आएंगे, बिल्कुल इस तरह से सटे हुए नजर आएंगे। दूसरी बात, इसमें करंट फ्लो होने का जो रास्ता होगा वो एक हेलिकल पाथ होगा, ये हेलिकल पाथ से ही करंट आगे जाएगा, ठीक है, थैंक यू भैया, और हेलिकल पाथ से पीछे आएगा, इस टर्न से यहां तक और यहां तक स्ट्रेट लाइन में फ्लो नहीं करेगा। ये अंतर होता है एक सिलेंडर में करंट फ्लो होने में और एक सोलोनॉइड में करंट फ्लो होने में। अगर सिलेंडर होता तो क्या करंट सीधे आगे जा रहा होता, यस। सही मायने में अगर कोई कहे कि वाकई सोलोनॉइड है क्या, मैं कहता हूं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सर्कुलर रिंग्स। ये बहुत सारे सर्कुलर रिंग का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि बढ़ते 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 इसकी लेंथ इसके रेडियस से काफी ज्यादा हो जाती है। तो यही सर्कुलर कॉइल का कॉम्बिनेशन क्या बन जाता है, सोलेनॉइड। जैसे उदाहरण के तौर पर, अब देखिए, अगर मैं एक फ्लैट सर्कुलर कॉइल की बात करूं, क्या हम लोगों ने सर्कुलर कॉइल पढ़ लिया है क्या? सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एन म्यू नॉट आई बाय 2r, यही होता है क्या? अब जैसे मान लीजिए मैंने ये कॉइल बनाई, अगर मान लीजिए यहां, यहां भी जगह नहीं है, वो भी तो है ना, दर्शक भी तो है ना, लाइव प्रसारण भी तो हो रहा है ना। अच्छा देखिए, अगर मान लीजिए मैं एक सर्कुलर कॉइल इस तरह से बना रहा हूं, क्या मैं इन सभी टर्न्स का सेंटर लगभग इसको मान सकता हूं? यस, एक सिंपल फ्लैट सर्कुलर कॉइल है, इसका आंसर है एन मिनट आई बाय 2r। लेकिन अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हम बढ़ाना शुरू कर दें कुछ इस तरह से कि बढ़ते बढ़ते ये कुछ इस तरह से नजर आए, अब आप मुझे बताओ क्या अभी सभी सर्कल का सेंटर में इसको मान सकता हूं क्या? नो। क्या इस सर्कल का सेंटर में इसको मान सकता हूं क्या? नो। ये एक सोलोनाइड बन चुका है, ये कोई सर्कुलर कॉइल नहीं है, इसकी लेंथ इसके रेडियस से काफी ज्यादा है। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें लेंथ रेडियस से काफी ज्यादा हो जाए, इसी को हमने क्या नाम दिया है, सोलोनॉइड। जैसे मान लीजिए इस कैप पर मैं वायर लपेट देता हूं, तार लपेट देता हूं, क्या एक अच्छा सोलोनॉइड बन पाएगा? नहीं। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि लेंथ और रेडियस में कोई खास अंतर नहीं है। लेकिन अगर इस पेन पर मैं वायर लपेट दूंगा तो क्या एक अच्छा सोलोनॉइड बनेगा? यस, लेंथ और रेडियस में अच्छा खासा डिफरेंस है। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद आप सोलोनाइड ऐसा बना हुआ भी पाएंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल फ्रेम हो ये, और इस पर वायर लपेट दिया जाए, इस पर वायर लपेट दें, ये भी सोलोनाइड को ही रिप्रेजेंट करेगा, ये भी एक सोलोनाइड है, मीडियम बदल गया है। या फिर ऐसा हो सकता है कि यही सोलोनाइड है और इसके अंदर मैंने मीडियम इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और फिर देख लेना इसके दो टर्न्स के बीच में वास्तव में कोई गैप नहीं होगा, भले ही डायग्राम में आपको नजर आ रहा हो। एक बात और, यहां पर हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया था मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ कॉइल। अगर मान लीजिए कॉइल इस तरह से है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है यूं, अगर टॉप पॉइंट से करंट बाहर आ रहा होता है तो बॉटम से कहां जाएगा, अंदर, और यहां से अंदर तो यहां से बाहर। अगर यहां पर देखें तो कुछ ऐसा ही नजर आएगा। क्या आप देख पा रहे हैं यहां से करंट जो है वो इनवर्ड होगा, बोलिए, और यहां से आउटवर्ड, यहां से इनवर्ड, यहां से आउटवर्ड, इस पूरी टॉप लेयर पर इनवर्ड, इस पूरी बॉटम लेयर पर आउटवर्ड। और अगर बाई चांस ये डॉट होता तो ये क्रॉस। क्या दोनों क्रॉस हो सकते हैं? क्या दोनों डॉट हो सकते हैं? नो। क्या इसमें करंट कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा है क्या? दूसरा तरीका ये हो सकता था क्या? तीसरा तरीका नहीं होता, तीसरा तरीका नहीं होता। हाँ, कभी कभी आप ऐसा भी देखेंगे, सोलेनॉइड पूरे 3 चैप्टर तक काम आता रहेगा इसी तरह, आपको देखने को मिलेगा कि डायग्राम कभी कभी इस तरह ना होकर
कुछ ये भी बना सकते हैं, 2 लेयर्स। कम कॉम्प्लिकेटेड रखना डायग्राम को, मैंने सिर्फ एक लेयर बना दी क्रॉस वाली, एक लेयर बना दी डॉट वाली। ये तीनों ही किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? सोलेनॉइड। अक्सर तो आप वो डायग्राम देखेंगे, लेकिन ये भी मिल सकता है और ये भी मिल सकता है। क्या मैं कह सकता हूं सर्कुलर कॉइल का एक कॉम्बिनेशन है? यस, लेकिन सर्कुलर कॉइल के बारे में तो एक बात और जानता हूं कि सर्कुलर कॉइल में जब करंट फ्लो होता है तो एक फेस नॉर्थ बनता है तो दूसरा क्या बनता है? साउथ। अगर मान लीजिए मैंने इसको करंट फ्लो करवाना शुरू किया, ये नॉर्थ है तो ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, सबसे एंड में साउथ। अगर ये साउथ होगा तो सबसे एंड में नॉर्थ। क्या मैं कह सकता हूं एक सोलोनाइड के दोनों एंड्स बिल्कुल अपोजिट पोल बनते हैं, डाइपोल बनते हैं? कहने से सोलोनाइड बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूं इट बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट ऐसे लंबा होता है, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ। बोलिए, अब सवाल ये उठता है कि भैया सोलोनाइड क्यों बनाया है, सोलोनाइड की आवश्यकता क्या है, क्यों सोलोनाइड को बनाया गया? सोलोनाइड एक बहुत जबरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। इसके कितने यूज है आप सोच भी नहीं सकते। अभी मैं फिलहाल सिर्फ इसका वही यूज बताऊंगा जो इस चैप्टर के लिए काम का है। समझ में आ रही है बात? ये मत कह देना कि सर यही इसका एकमात्र यूज होता है, कि नहीं, ईएमआई में भी आएगा, एसी में भी आएगा, आता ही रहेगा। इस चैप्टर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। सोलेनॉइड का यूज किया जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, एक लॉन्ग रेंज का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। लॉन्ग रेंज यानी कि बड़ी जगह। छोटी जगह के लिए क्या चाहिए था? हेल्महोल्ट्ज कॉइल, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है। अब सोलोनॉइड में जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है भैया, वो बनता है इसके एक्सिस के अलोंग। कहां बनता है? एक्सिस के अलोंग। और बाहर ये वाले पॉइंट्स, प्लीज मैं इनके बारे में नहीं कर रहा हूं, एक्सियल पॉइंट नहीं, इधर बाहर वाले पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड आता है नियरली जीरो। ये कैसे हो पाता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्यों एक्सिस के अलोंग फील्ड बनता है, बाहर कैसे कैंसिल हो जाता है, ये समझाने के हमारे पास कई अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही तरीका बता रहा हूं, बेकार टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता में नहीं है। ये लेयर देखो, इस लेयर से करंट कैसे जा रहा है? आप मुझे बताओ। इस लेयर के कारण 1, 2 एंड 3, क्या इन तीनों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेक कर सकते हो? करंट के डायरेक्शन में थंब, फिंगर, पाम का आया राइट, लेकिन इधर आएगा या तो राइट या लेफ्ट। ये और ये। इस वाली लेयर के कारण करंट का डायरेक्शन चेक करोगे तो यहां से आएगा थंब, फिंगर, पाम आएगा लेफ्ट, तो ये आ गया लेफ्ट, यहां भी लेफ्ट, यहां राइट। और भी तरीके हैं हमारे पास, ये बेस्ट लग रहा है मुझे। आप देखकर समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। यहां दोनों लेयर के कारण डायरेक्शन अपोजिट आ रहा है, आंसर नियरली जीरो। यहां दोनों के कारण आंसर नियरली जीरो, नियरली जीरो। लेकिन क्या होता है, एक्सिस के अलोंग बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड ऐड होता जाता है, बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल होता जाता है, और हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलता है एक्सिस के अलोंग। फिर रटने वाले सुन लो कि सर आपने तो बाहर कहा था जीरो, बाहर तो ये भी है। मैं इन पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैंने डायग्राम भी बनाकर बताया, ठीक है ना? अगर ये सोलोनॉइड है, इधर तो क्या आएगा? जीरो। यहां कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आ सकती है। मैंने यहां नियरली जीरो लिखा है। क्या आपको नियरली जीरो लिखने का कारण समझ में आया? यस, क्योंकि मैं जानता हूं इस लेयर से इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल नहीं है। अच्छा, इस लेयर पर, इस जगह पर फर्स्ट लेयर का इफेक्ट ज्यादा होगा सेकंड का? फर्स्ट ज्यादा नजदीक है ना, तो इसके कारण मान लो यहाँ 10 टेस्ला बन रहा है, तो इसके कारण 9.99 मान लो। कैंसिल तो होगा? बिल्कुल कैंसिल नहीं होगा, जीरो तो होगा, अप्रोक्स जीरो होगा। लेकिन फिर वही बात, आइडियल बातें करते हैं सब लोग, तो हम भी कर लेते हैं। अगर इसे आइडियल मान लिया जाए, कह दिया जाए आइडियल, पूछा भी जाता है आइडियल, तो आइडियल केस में हम ये कह देंगे ये क्या होगा? एग्जैक्ट जीरो, एग्जैक्ट जीरो, जो कि कभी हमें प्रैक्टिकली मिलता नहीं। वैसे आइडियल सोलोनाइड हम उसे मानते हैं जिस सोलोनाइड की लेंथ के रेस्पेक्ट में ये डायमीटर नेग्लिजिबल होता है। यानी कि फिर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस नियरली क्या मान लेते हैं? इक्वल। और बाहर वाले पॉइंट्स पर हम कह देते हैं एग्जैक्टली क्या होगा? जीरो। प्रैक्टिकली मैं इसको कहूंगा नियरली क्या होगा? जीरो। ठीक है क्या? लिखो, इट इज यूज टू प्रोड्यूस, it is used to produce uniform magnetic field of, it is used to produce uniform magnetic field of long range, लिखा? अब इसमें आगे लिखो, इन सोलोनॉइड
Uniform magnetic field is produced along its axis along its axis and outside the solenoid चाहो तो लिख देना एज शोन इन अ डायग्राम, सबको पता है ना कहां बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज नियरली जीरो, और ब्रैकेट में लिखो जीरो इन आइडियल केस। जीरो इन आइडियल केस। नेक्स्ट लाइन में इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखें, सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, सोलेनॉइड behaves as a magnetic dipole ब्रैकेट में जरूर लिखें बार मैग्नेट, और लिखें मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ सोलेनॉइड, magnetic movement of a solenoid is non-zero। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सोलोनॉइड इज नॉन जीरो। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूं, मैग्नेटिक मूवमेंट तो हम पढ़ेंगे 3-4 लेक्चर्स के बाद, ठीक है। लेकिन एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी डाइपोल होते हैं ना बच्चों, डाइपोल जो होता है उसका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होता है। अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इट हैज सम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अगर कोई मैग्नेटिक डाइपोल है, देन इट मस्ट हैव सम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इसी को मैग्नेटिक मूवमेंट कह देते हैं। क्या मेरा सोलोनाइड एक मैग्नेटिक डाइपोल है। और अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल है, हैज सम मैग्नेटिक मूवमेंट। कितना होगा, क्या होगा, ये समय आने पर हम देख लेंगे। डायग्राम बनाओ तीनों। हो गया। अब एक बात और है, जानते हैं किसी भी सोलेनॉइड का डायग्राम देखते ही, चलो बनाओ डायग्राम, जल्दी बनाओ भाई यार। देखो 2-4 टन कम पड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी, जल्दी करो। यहां पर एक बात सुनेंगे आप, सोलोनाइड का डायग्राम देखते ही आपको ये समझ में आना चाहिए कि सोलोनाइड में नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है। ये चैप्टर में तो कम, ईएमआई में ज्यादा काम आता है। अच्छा बताइए, यहां से तो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से फील्ड बाहर आएगा तो क्या ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा? यस। एक बात आप सुन लें, ये आप ये मत समझ लेना कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें कभी हम टुकड़ों में नहीं शो करते, हम यहाँ सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो रहा है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, यहां से बताइए ये कौन सा पोल है? घुमाओ फिंगर्स करंट के साथ साथ। अच्छा मान लीजिए सिलेंडर है, इसमें करंट ऊपर से अंदर जा रहा है, फिंगर्स, थैंक यू बेटा, फिंगर्स को ऐसे कर्ल करोगे तो थंब निकल कर यहां से क्या जाएगा, बाहर। थंब बाहर जा रहा है यानी कि फील्ड क्या जा रहा है, बाहर। फील्ड बाहर जा रहा है यानी कि कौन सा पोल है, नॉर्थ। तो ये क्या हो गया, साउथ। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी, ये साउथ तो ये नॉर्थ। अगर मान लीजिए करंट ऐसे आ रहा होता, लाइक दिस, फिंगर्स कर्ल करते हैं, यहां से थंब अंदर जा रहा, तो ये क्या बन जाता, साउथ। और ये क्या बन जाता, नॉर्थ। कोई तीसरी तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है क्या? नो। अच्छा एक बात और,
नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां निकलेंगी? बाहर। कहां एंटर करेंगी? साउथ। नॉर्थ से निकलेगी, कहां एंटर करेंगी? साउथ। ऐसे ही यहां नॉर्थ से निकलेगी और कहां एंटर करेंगी? साउथ। देखिए यहां मैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा हूं ना, इनके बीच में अच्छा खासा गैप शो कर रहा हूं, डिस्टेंस ज्यादा दिखा रहा हूं। इसका मतलब समझ गए होंगे आप, यहां मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ नेग्लिजिबल है या बहुत कम है। हम ऐसे कट नहीं कर सकते, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो क्लोज लूप तो बनाएगी, लेकिन आप ये मान लें कुछ यहां से घूम कर जा रही है, यानी कि इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा शो किया जा रहा है, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ नेग्लिजिबल है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? नहीं आई? नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड के बारे में। किसके बारे में? मैग्नीट्यूड के बारे में। और वो क्या है, जरा देखिए। ये है सोलेनोइड, ये बना दिया मैंने सोलेनोइड। थोड़ा एक लेयर से करंट क्या जा रहा है? क्रॉस। एक लेयर से करंट क्या जा रहा है? डॉट। मैंने डायग्राम को थोड़ा सा कम कॉम्प्लिकेटेड रखने के लिए बहुत ज्यादा क्रॉस और बहुत ज्यादा डॉट शो नहीं किए हैं, थोड़ा सा मान लेंगे आप। और इसके एक्सिस पर मुझे फील्ड निकालना है। वो स्टेप मुझे रिपीट करने जो वायर को सॉल्व करने के लिए करता था। ड्रॉ दी परपेंडिकुलर एंड जॉइन दी एंड पॉइंट। एक एंगल को लिख देंगे θ1, एक एंगल को लिख देंगे θ2। यहां जो बी आएगा वो आएगा म्यू नॉट NI/2 साइन θ1 प्लस साइन θ2। यहां जो स्मॉल एन है आप जानते हैं वो क्या होगा? N/L। यहां पर स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स नहीं होता, बल्कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगा। एक बात और, जब भी आप मॉड्यूल में ये फॉर्मूला देखेंगे तो हो सकता है ये आपको कॉस के टर्म में मिले। ये उन लोगों की समस्या है जो सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ते हैं, सॉल्व नहीं करते हैं, उनके लिए। कि वहां कॉस आते घबरा जाएंगे क्या लिखा हुआ है, अगर वो खुद अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर। हम जानते हैं हम अपने हिसाब से कॉस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? साइन में। हमने किया है। हम इससे मिलता जुलता फॉर्मूला पहले से यूज करते आ रहे हैं, इसकी कुछ पुरानी चीजें हमें याद है, उनका दोबारा यूज कर सकने के लिए हमने इसको साइन में कन्वर्ट कर रखा है। याद है, इसका फायदा ये होता है कि एंगल हमेशा कहां से लेते हैं? हम पॉइंट से। तो आज भी हम परपेंडिकुलर और एंड को मिलाने वाली लाइन के बीच का एंगल ले रहे हैं, θ1 और θ2। अगर मैं इसको कॉस ले लेता ना, तो कॉस के टर्म में कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 बनता। उसमें जानते हैं इस एंगल को θ1 लेना पड़ता है, इस पूरे एंगल को घुमाकर θ2 लेना होता। मैं क्यों नए चक्कर में पढ़ूं जब मुझे मेरा काम पुराने से चल रहा है? तो कंफ्यूज नहीं है ना, वो भी सही है और ये भी सही है। इसका एक और जबरदस्त फायदा है, बिना डायग्राम कंप्लीट किए अगर मैं कह दूं कि इसके दोनों एंड्स इनफाइनाइट पर जा रहे हैं, तो क्या सीधे आप θ1 θ2 को 90 कहकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे? yes. लिखो आप इसको फास्ट थोड़ा सा। हो गया। स्मॉल एन को लिखो टर्न डेंसिटी। टर्न डेंसिटी और टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टर्न्स पर यूनिट लेंथ और टर्न्स पर मीटर। टर्न्स पर मीटर। अच्छा, स्मॉल एन निकालने का तरीका क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में टोटल एन का डिवाइड कर दें। लेकिन एक बात और है, स्मॉल एन निकालने के लिए अगर आपको टोटल टर्न्स टोटल लेंथ पता है देन इट्स गुड। लेकिन अगर मान लो मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स टोटल लेंथ नहीं पता, तब भी क्या स्मॉल एन निकाल सकते हैं क्या? यस। मान लो आपको नहीं पता ये कितना लंबा सोलोनॉइड है, नहीं पता, लेकिन आपको पता है इसके 2 मीटर में 2000 टर्न है,
तो 1 मीटर में कितने होंगे? 1000। वही स्मॉल एन की वैल्यू है। यानी कि किसी भी टर्न्स में अगर उसी की लेंथ का डिवाइड कर दोगे तो क्या यूनिट की वैल्यू आ जाएगी? क्या यूनिट की वैल्यू तो ऐसे निकालते हैं। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर में कितने टर्न्स हैं। टर्न डेंसिटी कभी किसी क्वेश्चन में पर सेंटीमीटर में लिखी हो तब भी हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? पर मीटर में। कॉमन सेंस की बात है तो हम जानते ही हैं। क्वेश्चन सॉल्व करें। लिखिए फॉर द सोलेनोइड नंबर ऑफ टर्न्स आर, फॉर द सोलेनोइड number of turns are 5000 and length is 50 centimeter. 50 centimeter. If current is I, then find magnetic field at given point. हो गया? समझाना है कि इसको एक बार और चलें आगे? अच्छा, इसमें तो देखिए कुछ है ही नहीं। θ1 θ2 दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 30, क्योंकि ये काम का नहीं, हमारे ये एंगल काम का है। स्मॉल एन टर्न्स अपॉन लेंथ, लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को ऑब्वियसली किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। स्मॉल एन की वैल्यू आ गई, कहानी खत्म। अच्छा, एक बात मुझे बताएंगे आप, यहां पर ये एंगल 30 30 लेंगे, समझ में तो आ रहा है ना? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कौन सा एंगल लेना है। स्मॉल एन देखो हमने क्या लिखा, 5000 डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी आप ऐसा होगा कि आपको वो क्या कहेंगे कि एक सोलोनॉइड है जिसमें 5000 टर्न्स हैं, but we have three layers of turns. How many layers? Three layers. In each layer we have 5000 turns. तो small n क्या आएगा भाई? 5000 into 3 divided by L. इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे चक्री में हम धागा लपेटते जाते हैं, क्या एक के ऊपर एक लेयर जमाते जाएंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे? यस, बट लेंथ ऑफ दिस चक्री विल रिमेन सेम। ऐसी कहानी। अगर 5 लेयर होगी तो टर्न्स तो बढ़ जाएंगे, लेंथ फिर लेंथ फ्रेम की लेंथ अभी भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। नहीं, यही बात समझ में पक्का? सोच लो। एक चीज और, बाई चांस ऐसा हो जाए कि एक लेयर में करंट एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, किसी और लेयर में वापस करंट लौट रहा है, तो आप मुझे बताओ इन दोनों का फील्ड जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा? घटाया जाएगा। ऑब्वियसली ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर दोनों के कारण फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट आ रहा है तो ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट। बोलिए नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट सुने। जानते हैं ये फॉर्मूला जो आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पर, ये फॉर्मूला आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ तभी यूज करना है जब ये सीधे सीधे डायग्राम बनाकर क्वेश्चन में दे दिया जाए और ये सारी कंडीशन स्पेसिफाई कर दी जाए। ठीक है? और ऐसा होने के चांसेस 10 में से 1 है। 10 में से 1 बार ही आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो फिर कौन सा ऐसा फॉर्मूला है, ये कौन सा ऐसा रिजल्ट है जो हर बार हमारे काम आएगा या 99% 90% हमारे काम आएगा? कौन सा ऐसा फॉर्मूला है? ये तो कभी कभी आएगा, वो मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट हेडिंग लिखें आप, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग और आइडियल सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग और
आइडियल सोलेनोइड, ब्रैकेट में जरूर लिखें इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ, जरा देखना एक बार डायग्राम इस चैप्टर में, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इनफाइनाइट को दर्शाने का या शो करने का तरीका है, दोनों एंड्स को डॉटेड लाइन से बता दो, यानी कि अननोन शो कर दो। ये एक सोलोनाइड का डायग्राम है, इसमें एक लेयर क्रॉस वाली हो सकती है और दूसरी लेयर डॉट वाली। इस पॉइंट पर फील्ड बताना है क्या? डायरेक्ट आंसर बता सकते हो क्या? बोलो। थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू 90, क्योंकि आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करके एंड को मिलाने भी जाओगे इनफाइनाइट पर जाने के कारण ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। 1+1 2, यानी कि आंसर बताओ क्या आएगा? जल्दी जल्दी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। इज दैट क्लियर? ये है सोलोनॉइड के हर एक क्वेश्चन का आंसर, जो ना सिर्फ इस चैप्टर में बल्कि ईएमआई में, कभी कभी ईएम वेव में काम आता ही रहेगा, मैग्नेटिक मटेरियल में काम आता ही रहेगा। देखिए, जब तक आपको कोई इंफॉर्मेशन ना दी जाए, कोई स्पेसिफिक बातें नहीं बताई जाए, आपको, आपके पास मजबूरी है कि आप सोलोनाइड को क्या मानोगे? आइडियल। वैसे तो कोई भी ऐसा सोलोनाइड जिसकी लेंथ उसके रेडियस से 10 से 12 गुना हो जाती है, we can treat this solenoid as infinite solenoid. Suppose if radius is 1 or 2 centimeter and length is 10 or 12 or more than 10 12, then we can treat this solenoid as infinite solenoid. लेकिन मैं तो कहता हूं आपको इसकी भी आवश्यकता नहीं है, आपको तो इसका भी सोचने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं दिया है, आइडियल है। और बात करें अगर एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में जानते हैं ये वाला फॉर्मूला दिया ही नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट ये कहा है। उन्होंने हर सोलोनाइड के आंसर को लिखा है, ये क्यों जानते हैं? वो कहते हैं कि भैया सोलोनाइड तो होता ही लॉन्ग है, क्योंकि अगर वो लॉन्ग ही नहीं होगा, सही मायने में वो सोलोनॉइड ही नहीं होगा। सोलोनॉइड बनाने के जो पर्पस है वो पूरा तभी होगा जो सफिशिएंटली लॉन्ग होगा। मैंने आपसे पूछा था इस कैप पर वायर लपेटोगे अच्छा सोलोनॉइड बनेगा, आपने कहा था नहीं। क्या इस पेन पर लपेटोगे अच्छा बनेगा? यस। तो हर एक को लॉन्ग आइडियल मान लोगे जब तक कंडीशन स्पेसिफाई करके नहीं दी जाए, और 10 में से 9 बार आपको इसी की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट। अच्छा, एक बात सुने, आपको इनफाइनाइट वायर याद है? सेमी इनफाइनाइट वायर याद है? फिक्स्ड वाला याद है? क्या फिक्स का मतलब एक एंड के सामने था, एक एंड जीरो और एक एंगल 0 और एक 90, याद आ रहा है क्या? वही चीज देखो, रिपीट करेंगे, लिखो नेक्स्ट केस। मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड पॉइंट ऑफ magnetic field at the end point of a long solenoid. मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड पॉइंट ऑफ अ लॉन्ग सोलोनॉइड। देखिए लॉन्ग सोलोनॉइड है, लेकिन आप जैसे तैसे उसके एक किनारे पर पहुंच गए, ठीक है? अब देखना जरा, फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ दी परपेंडिकुलर। सेकेंड, ज्वाइन दी एंड के पॉइंट। क्या ये ओवरलैप होने के कारण एक एंगल 0 बन जाएगा और दूसरा वाला क्या बन जाएगा? 90। तो मैं थीटा 1 की जगह क्या लिख सकता हूं? 0 डिग्री। थीटा 2 की जगह क्या लिख सकता हूं? 90 डिग्री। तो यहां से बी क्या आ जाएगा? म्यू नॉट एन आई बाय 2। अब सब जानते हैं, थोड़ा सा फास्ट चल सकते हैं कि यहां से? लिख लो। अच्छा, एक मुझे बात बताएं, लिख लिया होगा आपने। अगर मान लीजिए सोलोनाइड है मेरे पास, आइडियल मान रहा हूं, अगर यहां का फील्ड 10 है तो यहां का भी 10, 10, 10, 10, 5, क्योंकि किनारों पर क्या है? आधा है। 10, 10, 10, 10 एंड 5। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं और फॉर्मूला वाइज बात करें, तो क्या अगर अंदर हर जगह क्या है? म्यू नॉट एन आई, और एंड्स पर म्यू नॉट एन आई बाय 2। अगर मैं आपसे कहता हूं यहाँ क्या है, आप कहोगे सर म्यू नॉट एन आई। यहां से लेकर यहां तक म्यू नॉट एन आई, यहां से लेकर यहां तक म्यू नॉट एन आई। जैसे किनारों पर आएंगे ये सडनली ड्रॉप कर जाएगा। कहां तक ड्रॉप कर जाएगा भाई? म्यू नॉट एन आई बाय 2। ऐसा वास्तव में प्रैक्टिकली कभी नहीं होता। प्रैक्टिकली देखिए, ऐसा कभी नहीं होगा कि हर एक पॉइंट पर 10 है
अचानक आपने एक ही पॉइंट बदला और सीधे ही 5 हो गया, नहीं, प्रैक्टिकली ये नहीं होता है, ये धीरे धीरे ही कम होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि वास्तव में अगर आप इसको ऐसे देखें तो ये ऐसा हो सकता है, अगर ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है लगभग, तो ये फिर 9875 इस तरह से, 9875 इस तरह से कम होगा ये। क्या मेरी कहानी समझ में आ रही है आपको? जैसे जैसे आप किनारों की तरफ चलते जाएंगे, आगे के टर्न तो क्या हो गए, गायब हो गए, इधर से फील्ड का सपोर्ट मिलना बंद हो गया, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली ये कम होगा। लेकिन पूछा जाता है, ये बात की जाती है इसके बारे में, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होनी चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि मान लो मुझे 1 मीटर लंबा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, 1 मीटर लंबा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। प्रैक्टिकल कर रहा हूं मैं, क्या मैं सोलोनॉइड भी 1 मीटर लंबा लेकर आऊं? उससे ज्यादा मैं मार्जिन लेकर चलूंगा, थोड़ा ज्यादा, मुझे पता है किनारों पर डिस्टर्बेंस आने लगता है, बीच के कुछ रीजन में मुझे यूनिफॉर्म मिल जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? लग तो नहीं रहा है? आ रहा है। लेकिन पूछा जाता है सिर्फ ये, कौन सा आइडियल। वैसे आइडियल यूनिफॉर्म कुछ नहीं होता, नियरली यूनिफॉर्म को हम क्या कह रहे होते हैं, यूनिफॉर्म। लिखें आप, एक लाइन लिखे, एक नोट लिखें, फॉर अ इंपॉर्टेंट नोट है, फॉर अ लॉन्ग और आइडियल सोलेनॉइड, फॉर अ लॉन्ग और आइडियल सोलेनॉइड, इसमें लिखो लॉन्ग और आइडियल सोलेनॉइड। अब लिखो मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड पॉइंट ऑफ सोलेनॉइड, magnetic field at the end point of solenoid is 1 by 2 times of is 1 by 2 times of magnetic field at interior point, is 1 by 2 times of interior point। एक देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये है एक सोलोनॉइड, ठीक है, ये है एक दूसरा सोलोनॉइड, ये सब आइडेंटिकल सोलोनॉइड है, कंसिडरिंग नो म्यूचुअल इफेक्ट, एक दूसरे का इफेक्ट दूसरे पर कंसिडर नहीं करना है इस क्वेश्चन में। तीनों है आइडेंटिकल सोलेनोइड, करंट है आई, इफ मैग्नेटिक फील्ड एट गिवन पॉइंट इज बी देन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट दीज 2 पॉइंट्स। डायग्राम बनाओ, जल्दी करो, क्वेश्चन समझ लेना, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है किसी पॉइंट पर, बात है क्यों भाई, डायग्राम बनाओ जल्दी से, बना तो ले भाई डायग्राम, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यस, हो गया होगा। कितने लोगों का आंसर बी बाय 4 आ रहा है इसके अलावा? अच्छा, कितने लोगों का आंसर आ चुका, हाथ खड़ा करो जल्दी से, बस, तुम्हारा नहीं आएगा? यहां से करंट क्या जा रहा है, आई, बता दिया करो यार, आ जाए टाइम से तो, थोड़ा फास्ट चल लेंगे, इतना ही तो पूछता हूं तुमसे। यहां से आई है तो अंदर फील्ड क्या बनेगा, बी। अच्छा, यहां भी है तो इसके किनारों पर क्या बनेगा, बी बाय टू, बी बाय टू। अच्छा, करंट आई आ रहा है, आइडेंटिकल सोलोनॉइड है, क्या करंट दोनों में आई आई जा सकता है क्या, नहीं, बट जाएगा आई बाय टू एंड आई बाय टू। अगर करंट आई है तो अंदर फील्ड बनता है बी, अगर करंट आई बाय टू है तो अंदर क्या बनेगा, बी बाय टू। और अगर यहां बी बाय टू, तो इसके किनारों पर इसका हाफ बी बाय फोर, बी बाय फोर। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, बिना किसी कैलकुलेशन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एक बार और बताना है क्या इसको? अच्छा बताओ, आइडियल है ना ये, यहां क्या होगा, जीरो, बाहर, बाहर है ना जीरो, यहां जीरो, यहां बी, 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 लेकिन किनारे पर बी बाय टू। अच्छा, एक सोलोनाइड और होता तो यहां क्या बी बाय सिक्स होता क्या, बी बाय सिक्स, करंट जाता आई बाय थ्री, आई बाय थ्री, आई बाय थ्री, अंदर बनता बी बाय थ्री, किनारों बनता बी बाय सिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे,
For a long solenoid, turn density is for a long solenoid, turn density is 50 turns per centimeter, and current is I. Then find magnetic field at any interior point. स्मॉल एन क्या बोला मैंने? 50 पर सेंटीमीटर, यानी कि इसका मतलब हो गया 5000 पर मीटर। यानी कि बी की वैल्यू क्या हो गई? म्यू नॉट एन आई। बी क्या हो गया? म्यू नॉट इंटू 5000 इंटू आई। दिस इज द फाइनल आंसर। इसमें मुझे लगता नहीं समझाने की जरूरत है। टर्न डेंसिटी पर सेंटीमीटर में दी गई थी। 1 सेंटीमीटर में कितने टर्न्स बताए? 50। तो 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर में क्या होंगे? 5000। अच्छा, ये किनारों पर पूछ लूंगा तो हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें किसी को डाउट है? A long solenoid is made by a long solenoid is made by a conducting wire of radius r. ये लिखा है बोर्ड पर स्मॉल r. Conducting wire of radius small r. If current is I, then find magnetic field at any interior point. Yes. Anyone? एन तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में, तो लिखो उसकी वैल्यू निकालो। गुड। करो।
अच्छा एक बात सुने, सबसे पहली बात तो ये म्यू नॉट आई बाय 2r किसका आ रहा है ये? तो 3। गुड। मेरे से पीछे भी आया किसी का? चल वेरी गुड बेटा। सुनो एक बार, सिलेंडर का रेडियस एक अलग चीज होती है और वायर का रेडियस एक अलग चीज है। मैं इस क्वेश्चन को आपको दो अलग अलग तरह से बताऊंगा, सुनना गौर से। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये है एक सिलेंडर, ये इस पर मैंने तार लपेटना शुरू किया, वायर लपेटना शुरू किया। अच्छा मान लीजिए वायर है, आपको पता है इस वायर की चौड़ाई कितनी है? 2r। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस है r। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा सिलेंडर मान लो ना, इसको वायर सिलेंडर। अगर मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल वायर है, इफ दिस वायर इज सिलेंड्रिकल, इसका रेडियस r है, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी? 2r। अगर मेरी फिंगर का रेडियस r है, फिंगर का ये रेडियस r है, तो इसका डायमीटर क्या हो गया? 2r। और अगर मैंने इसको इस बेलन यानी कि सिलेंडर पर लपेट दिया, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? कितनी जगह घेरेगा? 2r। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही मैंने इस पर एक टर्न लपेटा, ये देखिए एक चौड़ा वायर मेरा ये है वायर, इस एक टर्न ने कितनी जगह घेरी? 2r। ये बस समझ में। अगर मान लीजिए मैं एक डायग्राम ऐसा बनाना चाहूं, ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर पर यहां से करंट डॉट जा रहा है, तो इस वायर की चौड़ाई कितनी होगी? 2r। ये कितनी चौड़ाई होगी? 2r। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? थोड़ा सा तसल्ली रखेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अगला टर्न फिर लपेट कर आया ये, इसने कितनी जगह घेरी भैया? 2r। अगर इसमें n टर्न्स हैं तो टोटल किस लंबाई तक फैलेंगे? n इंटू 2r। अगर मान लो ये मेरी एक फिंगर, इसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है, कितनी? 1। और मैं इस पर 7 फिंगर्स लपेट सकता हूं इस पेन पर, तो इसकी पूरी लेंथ कितनी हो गई? 7। देखना अब, इस सिलेंडर का रेडियस मान लेते हैं क्या है? r। इस सिलेंडर के रेडियस और इस वायर के रेडियस में अंतर है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक सर्कल बनाने में एक वायर ने इस पूरे सिलेंडर पर टोटल कितनी लेंथ बनाई, वो लेंथ कितनी आएगी? 2πr। सर्कल की लेंथ कितनी होगी? 2πr। लेकिन इस डायरेक्शन में इसने कितनी जगह घेरी? सिर्फ इसके डायमीटर के बराबर। नहीं बस समझ में। मान लो एक पतला सा धागा है, इधर देखना एक बार, ये एक पतला सा धागा है और एक ये मोटी रस्सी है। इन दोनों को इस पर लपेट दूंगा मैं, जब वायर को लपेटूंगा ना इसको, ये एक सर्कल बनाएगा, तो ये कितनी लेंथ कवर करेगा? 2πr। इस मोटे तार को भी लपेट दूंगा ना पूरा, ये भी कितनी लेंथ कवर करेगा? 2πr। लेकिन चौड़ाई कौन ज्यादा कवर करेगा, ये या ये? और कितनी चौड़ाई कवर करेगा? 2r। तो समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आया समझ में? नहीं आया ना? देखिए प्लीज सुनते रहे आप। ये सर्कल, ये लेंथ कितनी टोटल? 2πr। लेकिन ये r किसका? सर्कल का रेडियस। लेकिन हमें चाहिए ये लेंथ। एक वायर जब इस सिलेंडर पर लपेटा गया, एक्स डायरेक्शन में इसने कितनी जगह घेरी? मात्र 2r। अगर n वायर्स लपेट दिए जाए तो कितनी लेंथ हो जाएगी? n इंटू 2r। तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं b, b की वैल्यू आएगी म्यू नॉट एन आई, यानी कि म्यू नॉट एन आई बाय एल, यानी कि म्यू नॉट एन आई। लेंथ क्या होगी? n इंटू 2r। यानी कि आंसर क्या हो गया? म्यू नॉट आई बाय 2r। अच्छा सुनो 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 सुनो, लिखना नहीं, मैं इसको दूसरा तरीका बताऊंगा। अगर मान लो किसी दूसरे क्वेश्चन में वायर की रेडियस r बाय 2 होती, कितनी होती वायर की रेडियस? r बाय 2। तो बताओ फिर वो एक टर्न कितनी जगह घेरता? r। कितनी जगह घेरता? r। फिर यहां आता r यानी कि फील्ड बढ़ जाता। अच्छा बताओ इसमें ज्यादा टर्न सेट होंगे या इसमें? इसमें ज्यादा सेट होंगे। क्यों? क्योंकि ये पतला वायर है, करंट अगर सेम है तो फिर फील्ड इसका ज्यादा आएगा।
अच्छा, इसका दूसरा और आसान तरीका बिना कुछ लिखे पढ़े देखिए। आप तो बताओ, इस फिंगर को मैं जब इस पर लपेट रहा हूं, ये कितनी जगह गिर रहा है? सेकंड मेथड। 2r लेंथ में कितने टर्न्स आ रहे हैं? 1। 2r लेंथ में कितने टर्न आ रहे हैं? 1। तो यूनिट लेंथ में कितने टर्न आएंगे? 1/2r। और यूनिट लेंथ के टर्न ही तो क्या कहलाते हैं? स्मॉल एन। तो स्मॉल एन की वैल्यू क्या हो गई? 1/2r। बी कितना हो गया? म्यू नॉट एन आई, यानी कि बी की वैल्यू हो गई म्यू नॉट I/2r। बोलो। अच्छा, एक बात सुनना, आपने चक्री में धागा लपेटा, क्या उस धागे की लेंथ और उस चक्री की लेंथ एक ही बात है क्या? नो, नो वे। यहां भी ऐसा ही है। ये एल लेंथ किसकी है? इस फ्रेम की लेंथ है ना? एक एक वायर ने कितनी जगह घेरी? 2r। दो ने 4r, फिर 6r, एन ने n×2r। कहानी खत्म। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, टाइम वैसे और भी लिया जा सकता है। किसी को डाउट है क्या? कर लो इसको, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। टोरॉइड 10 मिनट का टॉपिक है, वो खत्म हो जाएगा, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बिगनर बॉक्स 4 तक कंप्लीट कर लेंगे वहां, ठीक है? टोरॉइड का कोई क्वेश्चन तो बाय चांस छोड़ देना, वरना बिगनर बॉक्स